हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर है उससे हम एक टॉपिक ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी में पार्ट फर्स्ट को हम ले रहे हैं। इसमें हम पूरा का पूरा इम्यूनिटी के बेसिक से लेकर हम सब चीज़ को जानेंगे। इम्यूनिटी को जो 12th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, साथ ही नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इम्यूनिटी क्या मतलब है इम्यूनिटी का, यानी कि हम देखते हैं कि आज हमारी बॉडी जो आती है वो कई चीज़ों के कांटेक्ट में आती है, जैसे कि बहुत सारे पैथोजेंस के कांटेक्ट में आती है। और पैथोजेंस क्या हो सकते हैं? पैथोजेंस में आप जानते हैं कि कोई भी डस्ट भी एक पैथोजेंस की तरह यूज़ होता है। डस्ट हो जो हमारी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग पैथोजेनिक यानी कि बायोटिक पैथोजन की तरह यूज़ होते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम बात करें तो बैक्टीरिया जैसे हुआ, उसके बाद में वायरस हुए, उसके बाद में विरोइड हुए, प्रियॉन्स हुए, उसके बाद में पीपीएलओ हुए जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर एस्केलमिंथिस हुए, या फिर प्रोटोजोआ हुए। प्रोटोजोआ के अंदर हम जानते हैं सभी तरह के अधिकतर प्रोटोजोआ से डिसीज़ होती है, यानी कि पैथोजन की तरह काम करते हैं। इनमें कौन कौन आता है, जैसे कि आप जानते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हुआ जिससे कि अमीबायसिस या अमीबिक डिसेंट्री होती है, या फिर आपका हुआ स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस से, या फिर लेशमेनिया डोनोवनी से लेशमेनिया डिसीज़ होती है। तो इस तरह के अलग अलग पैथोजेंस जो होते हैं हमारी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कम करने का काम करते हैं, और इनसे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के फ्लूइड जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट होता है, और फ्लूइड डिस्ट्रैक्ट होने के कारण हमें कहीं ना कहीं डिसीज़ के सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये सारे के सारे जो हैं ये पैथोजन की तरह यूज़ होते हैं। अब हमें पता है कि जितने भी पैथोजन होते हैं इनसे ऐसा नहीं होता है कि हमें डिसीज़ हो ही जाए, यानी कि हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि हमें हर पैथोजन से डिसीज़ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई स्पेसिफिक पैथोजन हमारी बॉडी को यानी कि डिसीज़ कोज करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के पास खुद की एक इम्यूनिटी पावर होती है जिससे कि वो डिफरेंट पैथोजन से फाइट कर सकती है, यानी कि हमारी बॉडी की जो पैथोजन से फाइट करने की जो पावर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी की जो डिफरेंट पैथोजन से फाइट करने की जो पावर होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। और अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मेनली 2 तरह की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का क्या मतलब है? यानी कि जो बर्थ से ही हमारे अंदर पाई जाती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है और बर्थ से ही जो इम्यूनिटी उसके अंदर पाई जाती है उसे कहा जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। ये बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि हमें ये बर्थ के बाद में हम एक्वायर इसे करते हैं, यानी कि ये बर्थ के बाद में आती है। तो आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जबकि जो बर्थ से ही हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे हम इन्नेट इम्यूनिटी
जो होती है ये मेनली नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है ये, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है, यानी कि पैथोजन के अगेंस्ट ये स्पेसिफिक नेचर की होती है। ये आपको याद रखना है कि जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। इन चीज़ों पर फोकस करना है आपको। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये मेनली बैरियर के रूप में होती है, यानी कि ये जो इम्यूनिटी होती है ये बैरियर प्रोवाइड करती है। जो हमारी बॉडी होती है जो बैरियर प्रोवाइड करती है, उन बैरियर के कारण ही ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। तो बैरियर हमारे अंदर मेनली 4 टाइप्स ऑफ बैरियर पाए जाते हैं जिनसे इन्नेट इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप रहती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमें पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो यहाँ पर इन्नेट इम्यूनिटी में बैरियर की वजह से होती है। फर्स्ट बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फर्स्ट क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर होते हैं। सेकंड क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। सेकंड होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड होते हैं सेलुलर बैरियर। और फोर्थ होते हैं साइटोकाइन बैरियर। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी मेनली बैरियर की वजह से होती है, और बैरियर हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर होते हैं। पहला होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है? जैसे हमारी स्किन हुई, स्किन को हम फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहते हैं बॉडी का, यानी कि सबसे पहले अगर कोई पैथोजन आएगा तो वो किसके कांटेक्ट में होगा? स्किन के कांटेक्ट में। तो इसलिए स्किन को फर्स्ट लाइन डिफेंस कहा जाता है। तो स्किन क्या है? एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है। साथ में ही जो म्यूकस की कोटिंग होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस कोटिंग होती है, जैसे नेसल चेम्बर के अंदर म्यूकस कोटिंग होती है, उसके अंदर हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हुआ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हुआ, तो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हुआ, हम यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट URG हम कह सकते हैं फॉर, और इसको GIT हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को शॉर्ट में। तो इनमें जो म्यूकस की कोटिंग होती है ये भी हमें कहीं ना कहीं फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये भी कोई डस्ट पार्टिकल्स को और इनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इसलिए जो फिजिकल बैरियर के अंदर अगर हम बात करें तो स्किन हुई, म्यूकस की कोटिंग हुई, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हुआ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हुए, ये सारे के सारे फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे हमारे अंदर टीयर्स होते हैं, हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से जो टीयर्स का सेक्रेशन होता है, साथ में हमारे जैसे हमारा जो स्टोमक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिन्हें हम कहते हैं, उनसे जो HCl का सेक्रेशन होता है, HCl एसिड का सेक्रेशन, तो ये सब क्या करते हैं? ये सभी चीज़ें। उसके बाद जैसे हमारे अंदर सलाइवा का सिक्रेशन होता है, सलाइवा के अंदर भी क्या होते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये सभी के सभी क्या करते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो फिजिकल बैरियर में जो आउटर मोस्ट कवरिंग को फिजिकल बैरियर हम कहेंगे, जैसे स्किन हुआ, म्यूकस की कोटिंग हुई। वहीं फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हम वो कहेंगे जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट जो करते हैं, उन्हें फिजियोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। जैसे टीयर्स हुआ, HCl हुआ,
वहाँ के अंदर हमारे लाइसोजाइम एंजाइम हुआ, तो ये सब क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेलुलर बैरियर की, सेलुलर बैरियर का मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती है। ट्रिलियंस का मतलब आप जानते हैं, मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे अंदर पाई जाती है। तो इनमें बहुत सारी ऐसी सेल्स होती है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे कि हमारी लिम्फोसाइट हुआ, उसके बाद में ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट से होती है, जैसे मोनोसाइट वगैरह हुई। मोनोसाइट सेल्स जो होती है जिन्हें हम PMNL भी कहते हैं, यानी कि प्लूरो, हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी इन्हें कहा जाता है। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इन्हें कहा जाता है। मोनोसाइट को साथ ही लिम्फोसाइट भी हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करती है। वैसे ही हमारे जो लीवर होता है उसके अंदर कफर सेल जो होती है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स होती है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इन सेल्स को सेलुलर बैरियर की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे बी सेल, टी सेल हुई जिन्हें हम लिम्फोसाइट कहते हैं। उसके बाद में न्यूट्रोफिल हुई, उसके बाद मोनोसाइट हुई। तो ये सभी जो सेल्स होती हैं ये सेलुलर बैरियर की तरह यूज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम बात करें साइटोकाइन बैरियर की, तो साइटोकाइन बैरियर क्या होता है, ये भी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बैरियर की तरह यूज़ होता है। और साइटोकाइन बैरियर के अंदर अगर हम बात करें तो जो कोई सेल्स हमारी, अगर किसी वायरस से हम इन्फेक्ट होंगे, अगर हमारी कोई सी भी सेल किसी वायरस से इन्फेक्ट होती है तो उस सेल्स के अंदर उस वायरस के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। उन प्रोटीन की फॉर्मेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर, उन प्रोटीन के फॉर्मेशन के कारण से हमारी बॉडी फिर डबल से अगर कोई दूसरा पैथोजन आएगा तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेती है, उसे ही कहा जाता है साइटोकाइन बैरियर। तो ये आपको याद रखना है, साइटोकाइन बैरियर की तरह आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर 4 बैरियर पाए जाते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के लिए: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। इस तरह के 4 बैरियर हमारे अंदर पाए जाते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये नॉन स्पेसिफिक नेचर की होती है और ये बर्थ से ही हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। ये सब चीज़ें हमारे अंदर बर्थ से ही पाई जाती है। स्किन, म्यूकस वगैरह हुआ, टीयर्स हुए, HCl हुआ, सलाइवा हुआ, बी सेल, टी सेल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सब सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे बॉडी के अंदर बर्थ से ही पाई जाती है। तो एक्वायर्ड जो इन्नेट इम्यूनिटी हुई ये क्या हुई, बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है जो बर्थ के बाद में आती है और ये स्पेसिफिक नेचर की होती है पैथोजन के लिए। अब इसमें अच्छे से आपको ध्यान देना है कि क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्या मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, यहाँ पर आपको फोकस करना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि बर्थ से बाद में आई है और स्पेसिफिक नेचर की है। स्पेसिफिक नेचर की है तो आपको फोकस ये करना है कि ये इसमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, यानी कि एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, अच्छे से फोकस करना इन चीज़ पर। प्राइमरी रिस्पॉन्स का यानी कि हमारी बॉडी जब किसी पैथोजन के कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम आएगी, हमारी बॉडी जब किसी पैथोजन्स के कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम आती है तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में प्राइमरी रिस्पॉन्स
प्रोड्यूस होता है और उस प्राइमरी रिस्पॉन्स में ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ये लो इंटेंसिटी का होता है। ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ये लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होता है और इस तरह से इस प्राइमरी रिस्पॉन्स की एक मेमोरी जो होती है वो हमारी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है। तो इस वजह से जब कभी हमारी बॉडी उसी पैथोजन से जब कभी दूसरी बार वो पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो ऐसे में हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी रिस्पॉन्स पैदा होगा। ऐसे में हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी रिस्पॉन्स पैदा होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होता है। ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है और इस वजह से इस सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। इसे एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। इस चीज़ पर फोकस करना है कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ये बहुत ही फास्ट यानी कि हाई इंटेंसिटी का होता है, ये एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो सबसे पहले जब किसी पैथोजन ने हमारी बॉडी पर अटैक किया तो उसकी एक मेमोरी हमारे अंदर रह जाती है, उसे प्राइमरी रिस्पॉन्स की बाद में कोई मेमोरी रह जाती है। उसके बाद में जब कोई वही पैथोजन सेकंड टाइम्स पर अटैक करेगा हमारी बॉडी पर तो ऐसे में सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारे अंदर प्रोड्यूस होगा और सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है। ऐसे में पैथोजन्स का जो अटैक होगा वो हमारी बॉडी पर नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी उसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसी कंडीशन में। अब आपको फोकस ये करना है यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये मेमोरी से बाय मेमोरी होती है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो मेमोरी कहीं ना कहीं पैथोजन की हमारी सेल्स के अंदर थी उसके कारण से ये रिस्पॉन्स हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब फोकस ये करना है चीज़ों पर कि जो ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं ये रिस्पॉन्स किसके कारण होते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, इनके अंदर लिम्फोसाइट भी होती हैं, इनके अंदर लिम्फोसाइट भी पाई जाती है। WBC का एक टाइप लिम्फोसाइट जो है वो भी एक WBC का ही टाइप है। तो लिम्फोसाइट दो तरह की पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। तो दो तरह की लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये जो यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्सेस जनरेट हुए हैं वो एक्चुअल में इन लिम्फोसाइट के कारण ही हुए हैं। यानी कि जो बी लिम्फोसाइट हैं इससे रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, इससे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन का काम करती है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। आपको पता है जो ब्लड होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% पार्ट होता है ब्लड का, जबकि जो ब्लड सेल्स के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो आती हैं वो 45% पार्ट होता है ब्लड का। तो जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है ये प्लाज्मा के अंदर होता है और एक्चुअल में एंटीबॉडीज़ क्या होती है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं।
IG से हम रिप्रेजेंट इनको जनरली करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, यानी कि प्रोटीन पार्ट होता है और ये इनका फॉर्मेशन एंटीबॉडी के अंदर होता है। जबकि एंटीजन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एंटीजन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एंटीजन का आपको याद रखना है, एंटीजन क्या होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये आरबीसी की सरफेस पर होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडीज़ का जो फॉर्मेशन होता है वो ब्लड में प्लाज्मा के अंदर होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब क्योंकि एंटीबॉडीज़ क्या है, ग्लोबुलिन्स नेचर की होती है, तो ये क्या करेगी, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का काम करती है। और इसके अंदर मेनली 5 डिफरेंट तरह की जो एंटीबॉडीज़ के ग्रुप होते हैं वो ही मेनली ग्रुप हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इनमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं अच्छे से याद रखना है, IgG, उसके बाद IgA, उसके बाद IgM, उसके बाद IgD, उसके बाद में IgE। ये 5 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, आपके 5 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं एंटीबॉडीज़ के, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये 5 ग्रुप्स होते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए इन सबके पर्टिकुलर फंक्शन अलग अलग होते हैं सभी के, तो क्या ध्यान देना है, किसका क्या फंक्शन होता है। आपको सबसे पहले याद रखना है कि अगर हम बात करें मोस्ट एब्यूंडेंट हमारी एंटीबॉडी कौन सी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको याद रखना है IgG। IgG जो होती है ये मोस्ट एब्यूंडेंट होती है। और IgG के ही बारे में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना है कि ये एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी होती है जिसका सबसे पहले फॉर्मेशन होता है जब किसी ऑफस्प्रिंग, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब 3 मंथ का रहता है, 3 महीने का वो रहता है, उसी समय इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन IgG का होता है। और IgG के बारे में ये ध्यान देना है कि जो IgG एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करती है। तो प्लासेंटा को क्रॉस करने वाली एकमात्र एंटीबॉडी कौन सी है, IgG है। ये आपको 3 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि IgG जो होती है वो सबसे एब्यूंडेंट एंटीबॉडी होती है, ये सबसे पहले फॉर्म होने वाली एंटीबॉडी होती है, यानी कि सबसे पहले अगर हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है तो वो कौन करती है, IgG एंटीबॉडी। उसके बाद में जो प्लासेंटा को क्रॉस करने वाली कौन होती है, IgG एंटीबॉडी। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी जो मेनली मिल्क के अंदर एब्यूंडेंट में होती है, मिल्क के अंदर पाई जाती है। और ये ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये सेकंड एब्यूंडेंट हमारी होती है, यानी कि IgG के बाद में सबसे ज़्यादा एब्यूंडेंट IgA होती है और ये कोलोस्ट्रोम के अंदर पाई जाती है। जो मिल्क के अंदर कोलोस्ट्रोम, जिसे हम येलो मिल्क हम कहते हैं, इसके अंदर IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में IgM एंटीबॉडी के बारे में क्या याद रखना है कि जो IgM एंटीबॉडी होती है ये सबसे बड़ी, साइज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, साइज के हिसाब से लार्जेस्ट होती है ये। तो लार्जेस्ट एंटीबॉडी साइज के हिसाब से IgM होती है। वहीं अगर हम बात करें IgD की तो ज़्यादा फंक्शन IgD के होते नहीं हैं। IgE की अगर हम बात करें
IgE एंटीबॉडी जो होती है ये एलर्जिक रिएक्शन के समय, जब एलर्जिक रिएक्शन जनरेट होती है किसी एलर्जेंस के कांटेक्ट में जब हम आते हैं, जैसे पोलन हुए, डस्ट हुआ, इन एलर्जिक रिएक्शन में जब हम कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसे में जो हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है वो IgE एंटीबॉडी होती है। तो आपको ये ध्यान देना है, एलर्जी के टाइम पर प्रोड्यूस होने वाली IgE एंटीबॉडी होती है। तो इस तरह से हमने 5 क्लासेस देखी एंटीबॉडी की, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। आपको ये पता होगा कि जो ब्लड के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन होता है, उसके बाद फाइब्रिनोजन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। तो ब्लड के अंदर 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सा प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आपको याद रखना है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है ये ब्लड के अंदर पाया जाने वाला ऐसा प्रोटीन होता है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में हम इम्यूनिटी में बात कर रहे थे कि जो हमने देखा कि 2 तरह की सेल्स होती है लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट में हमने देखा कि जो बी लिम्फोसाइट होती है ये ही प्रोवाइड करने का काम कर रही है, यानी कि एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन का काम बी लिम्फोसाइट करती है। तो फिर टी लिम्फोसाइट क्या करती है? टी लिम्फोसाइट जो होती है वो हेल्प करती है एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में। तो टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ये आपको याद रखना है। अब अगली चीज़ पर फोकस ये करना है कि जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ग्रोस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, यानी कि देखने ऊपर से सुपरफिशियली देखने के बेसिस पर अगर हम बोलें तो इसका स्ट्रक्चर वाई शेप का होता है, इस तरह का। इसमें हम इसको H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। H2L2 का मतलब क्या है? 2 हैवी चेन होती हैं, ये हैवी यानी कि जो लॉन्ग चेन है इनको हम हैवी चेन कहते हैं, और 2 लाइट चेन होती है, ये जो छोटी चेन होती है इनको लाइट चेन कहा जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। तो H2L2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। तो इसे हम वाई शेप भी कहते हैं। जो बी लिम्फोसाइट होती है ये ह्यूमेरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का काम करती है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। बी लिम्फोसाइट ह्यूमेरल इम्यूनिटी, क्योंकि ये ब्लड के अंदर पाई जाती है, और ब्लड को क्या कहा जाता है? एक फ्लूइड होता है ब्लड, तो उसे ह्यूमर कहा जाता है। इस वजह से ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड, HMI भी शॉर्ट में कहा जाता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का काम करती है। वहीं अगर हम बात करें टी लिम्फोसाइट की, तो टी लिम्फोसाइट जो होती है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI जिसे कहा जाता है, CMI यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट हुए, किडनी हुए, लंग्स हुए, ऐसे मेजर अगर ऑर्गन, स्किन वगैरह में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं हमारे, अगर वो काम करना बंद कर देते हैं, अगर वो फंक्शन करना स्टॉप कर देते हैं, तो ऐसे में सबसे मेन चीज़ क्या होती है, सबसे ज़रूरी क्या है कि जो हमारे ऑर्गन है उनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। यानी कि अगर हमारे हार्ट काम नहीं कर रहा है तो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, तो इस ट्रांसप्लांटेशन में ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसी का भी
यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का आप आपस में ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन केवल और केवल सेम मैचिंग ऑफ ग्रुप से हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके एंसेस्टर जो हैं उनसे हो सकता है, आपके फैमिली से हो सकता है। इस तरह से जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके लिए हम अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं। आइसोग्राफ्ट कहते हैं, ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, एलोग्राफ्ट कहते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं। आइसोग्राफ्ट का मतलब होता है अगर हम हमारे सेम को अगर करते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यू का अगर हम करते हैं तो उसे आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। ऑटोग्राफ्ट कहा जाता है अगर हम किसी दूसरे से इस तरह। तो ये आइसोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो रिजेक्शन का काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो रिजेक्शन का काम करती है, ग्राफ्ट का जो रिजेक्शन होता है, यानी कि जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसको जो सेल रिजेक्शन का काम करती है वो होती है टी सेल्स। अच्छे से याद रखना है, टी लिम्फोसाइट जो होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है। ये आपको फोकस करना है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि ग्राफ्ट के रिजेक्शन में CMI इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हमने पार्ट फर्स्ट में इम्यूनिटी के देखा कि किस तरह की इम्यूनिटी होती है, हमारे बॉडी के अंदर कितने तरह की इम्यूनिटी पाई जाती है। ये सब चीज़ें हमने बेसिक लेवल से बिल्कुल जानी। अब हम सेकंड लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इसमें पार्ट सेकंड में कि किस तरह से जो इम्यूनिटी होती है, ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हमारे अंदर लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, किस तरह से, और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, और किस तरह से हमारे अंदर हम इम्यूनिटी को जनरेट कर सकते हैं। इंस्टेंट किस तरह से इंस्टेंटली इम्यूनिटी जनरेट हो सकती है इन केस ऑफ, जैसे आपने देखा होगा कोई स्नेक बाइट के केस में या ऐसे केस में क्या हो सकता है इम्यूनिटी को। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में जानेंगे। ओके, थैंक यू।